प्रक्रिया और विकास उद्योग की चर्चा कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग नई यूनिट की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज से। तो क्या है सिविल सेवाएं, पहले हम लोग समझते हैं। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस। लोक सेवा का अर्थ क्या होता है? लोक का मतलब होता है सार्वजनिक उद्देश्य, या सार्वजनिक हित, जिसमें सबका हित जुड़ा हो, जहां सबका हित हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित के लिए जो व्यवस्था है वो उसके लिए हम लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लोक का मतलब हो गया सभी के हित के लिए, और सर्विस का मतलब सेवा करने का कार्य। तो लोक सेवा का मतलब हो गया ऐसी सेवाएं जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हित के लिए की जाती हैं, यानी सभी के लिए की जाती है। सभी के लिए सेवाएं देने का काम कौन कर सकता है पूरे देश में? सभी के लिए सेवाएं देने का काम पूरे देश में केवल और केवल सरकार कर सकती है। निजी संस्थाएं सक्षम नहीं है। कुछ लोगों की सेवा कर सकती हैं निजी संस्थाएं। पूरे देश के सभी लोगों को भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य निजी संस्थाएं नहीं दे सकती, सरकार ही दे सकती है। इसलिए पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट है, लोक सेवाओं का कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलचाल में सरकारी सेवा कह देते हैं। ये लोक सेवाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक को कहते हैं सैनिक सेवा, मिलिट्री सर्विस, और दूसरे को कहते हैं असैनिक सेवा, नॉन मिलिट्री सर्विस। दो भागों में बांटते हैं लोक सेवाओं को। क्यों दो भागों में बांटते हैं? सैनिक सेवा और असैनिक सेवा के रूप में। सैनिक सेवा जो देश की रक्षा करे, क्योंकि सबसे पहले हमारा सुरक्षित होना जरूरी है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा हेतु, तो जैसे हमारी नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, ये तीनों हमारे लिए रक्षा का कार्य करती है। तो ये मिलिट्री सर्विसेज कहलाती है, सैनिक सेवाएं कहलाती है। और इनके अतिरिक्त नॉन मिलिट्री सर्विसेज होती हैं जो रक्षा का कार्य नहीं करती, वो नागरिकों को सेवा देने का काम करती हैं। असैनिक सेवाएं क्या करेंगी? जो सेना वाले लोग नहीं होंगे, एक तो सेना होगी जो रक्षा करने का कार्य होगी, जो सेना नहीं होगी वो लोगों की सेवा करने का काम करेगी, नागरिकों की सेवा करने का कार्य। नागरिकों की सेवा का मतलब है भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीजें प्रोवाइड करने, सुरक्षा, अपराध से सुरक्षा। तो पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विस असैनिक सेवा में आएगी। और इसी को हम लोग नागरिक सेवा कहते हैं, या नागरिक सेवा को हम लोग सिविल सेवा, सिविल मतलब नागरिक, सिविल सेवा कहते हैं, सिविल सर्विसेज कहते हैं, सिविल सर्विस कहते हैं। तो जो असैनिक सेवाएं हैं वो सिविल सर्विस कहलाती हैं, और जो सैनिक सेवाएं हैं वो मिलिट्री सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज कहलाती हैं। इनको मिलिट्री सर्विस या डिफेंस सर्विस कहते हैं हम लोग। तो सेवाएं दो तरीके की हो गई। अब इन दोनों सेवाओं में हम सिविल सेवा के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो सिविल सर्विस एग्जाम है। आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस सर्विस एग्जाम की नहीं। डिफेंस सर्विस एग्जाम अलग है, डिफेंस सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन अलग है, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस का पार्ट है। लेकिन इन दोनों एग्जाम को, डिफेंस सर्विस और सिविल सर्विस, इन दोनों एग्जाम को जो कमीशन कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी है, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग है, तो उसे लोक सेवा आयोग कहते हैं, क्योंकि वो डिफेंस के एग्जाम भी कंडक्ट कराता है और सिविल सर्विस के एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। सैनिक सेवा, असैनिक सेवा दोनों के एग्जाम कंडक्ट कराता है। साल भर में लगभग 15 एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, जिसमें सैनिक सेवाएं, असैनिक सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, सिविल और मिलिट्री सर्विस दोनों शामिल होती है। तो दोनों एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसलिए वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसलिए वो लोक सेवा आयोग है। लेकिन आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो नॉन मिलिट्री सर्विसेज हैं, इसलिए वो सिविल सेवाएं हैं। तो यहां हमारा जो टॉपिक है वो सिविल सेवाओं की भूमिका है। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहां पर चर्चा नहीं करते। यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये है लोक सेवाएं, और इन लोक सेवाओं का भाग है सिविल सेवाएं। यही तो हुआ कि लोक सेवा एक बड़ा ग्रुप हो गया, सेट हो गया, और सिविल सेवाएं उसका सेट है। सारी सिविल सेवाएं लोक सेवाओं का पार्ट है, लेकिन सारी लोक सेवाएं सिविल सेवाएं नहीं होती। केवल वही लोक सेवाएं सिविल सेवाएं होती हैं जो असैनिक उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं, असैनिक उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। केवल वही लोक सेवाएं सिविल सेवाएं होती हैं। तो इस तरीके से ये सिविल सेवाओं का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आता है। अब क्या है भूमिका लोकतंत्र में? सिविल सेवाओं की भूमिका, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है? तो अब एक एक भूमिका के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाएं क्या क्या है। तो एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले हमारी सिविल सेवाएं
विकास का एजेंट होती है। भाई जितना अभी विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग पढ़ा, तो विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग में सिविल सेवाएं नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने का काम करती हैं और विकास नीतियां बनाने में भी अपना काम करती हैं। स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी दोनों के रूप में भूमिका होती है। स्टाफ एजेंसी के रूप में जैसे नीति निर्माण आदि में परामर्श, ये स्टाफ एजेंसी के रूप में हो गया। और लाइन एजेंसी के रूप में भूमिका होती है, लाइन एजेंसी के रूप में भूमिका होती है क्रियान्वयनकर्ता, नीतियों कानूनों आदि को लागू करना। तो सिविल सेवाएं लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करती हैं। लाइन और स्टाफ हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं पहले भी। स्टाफ एजेंसी उन्हें कहते हैं जो परामर्श देने का काम करते हैं, और लाइन एजेंसी उन्हें कहते हैं जो नीतियों को लागू करने का काम करते हैं। इस तरीके से लाइन और स्टाफ का कॉन्सेप्ट निर्मित किया जाता है। तो सिविल सेवाएं स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी दोनों के रूप में भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती हैं? पहली बात, सामाजिक आर्थिक विकास का साधन होती हैं, या यूं कहें कि परिवर्तन का एजेंट होती हैं। परिवर्तन का एजेंट होती हैं। देश में जितने भी विकास कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे, विकास कार्य लागू किए जाएंगे, उन सारे विकास कार्यों को लागू करने में सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। समस्त सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करना सिविल सेवाओं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए उन्हें परिवर्तन का एजेंट कहा जाता है, एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है। कोई भी परिवर्तन लाना हो, सिविल सेवाओं की भूमिका के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना संभव नहीं है। इसीलिए ये विकास का साधन कही जाती है, परिवर्तन का एजेंट कही जाती है। कानून व्यवस्था का संरक्षक, लॉ एंड ऑर्डर या लोक व्यवस्था। कानून व्यवस्था का मतलब हो गया कानूनों को लागू करना और समाज में सौहार्द को बनाए रखना। कानूनों को लागू करना और समाज में सौहार्द, शांति को बनाए रखना। सिविल सेवाएं कानून व्यवस्था की संरक्षक कहलाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर जितना भी अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, ये सिविल सेवाओं की जिम्मेदारी है। इसलिए जितने कानून हैं उन सारे कानूनों को लागू किया जाए। भारतीय न्याय संहिता, जो तस्करी रोकने के कानून हैं, संगठित अपराध रोकने के कानून हैं, जितने भी कानून हैं अपराध रोकने के, उन सारे कानूनों को लागू किया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण किया जाए और समाज में शांति की स्थापना की जाए। ये सिविल सेवाओं की जिम्मेदारी है। और आप इस परिवर्तन के साक्षी हैं वर्तमान समय में, आप इस परिवर्तन को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक अनूठा एग्जाम्पल है। आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? चारों तरफ अपराध का बोलबाला था। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं भली भांति आपको बता सकता हूँ, अपने निजी अनुभवों से बता सकता हूँ। आप में भी जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे वो इन अनुभवों को भली भांति आप समझ सकते होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के बीच शहर में दबंगों ने पार्क कब्जा कर लिया। पार्क जिस पर कोर्ट का आदेश भी है कि पार्क वगैरह कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए। दबंगों ने कब्जा कर लिया। लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस ने उन लोगों को बता दिया जिन दबंगों ने कब्जा किया था कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। दबंग घर पहुंच गए मोहल्ले में, लोगों के बंदूकें लेकर के, बड़ी बड़ी राइफलें, रिवॉल्वर हवा में लहराते हुए, बीच राजधानी शहर की बात बता रहे हैं, लखनऊ शहर की बात बता रहे हैं, हवा में राइफल और बंदूक लहराते हुए। कौन गया था पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेन करने? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? किसकी मौत आई है? मामला खत्म हो गया। क्योंकि भाई हम किसके पास जा सकते हैं? पुलिस के पास जा सकते हैं या मंत्रियों के पास जा सकते हैं। यही अंतिम अधिकार है निर्णय लेने का। उन्होंने ही अपराधियों को संरक्षण दे रखा है। मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, सबने अपराधी पाल रखे हैं। जैसे आदमी कुत्ते पालता है वैसे उन्होंने अपराधी पाल रखे हैं। अपराधियों को संरक्षण दे रखा है। अपराध के आधार पर सरकार चला रहे हैं। कहां से कंट्रोल करेंगे? लेकिन सत्ता बदली, अपराधी खुद ही छोड़ के भाग गए जो कब्जा किया था उन्होंने। ये परिवर्तन आ गया क्योंकि उनको लगा कि अगर हम पार्क नहीं छोड़ेंगे तो पार्क को तो कब्जा लेंगे, वो भी चला जाएगा और हमारा घर भी चला जाएगा क्योंकि बुलडोजर घर पे चल जाएगा। पार्क का कब्जा छोड़ के भाग गए केवल सरकार बदलने से। तो वही पुलिस जो अपराधियों के लिए काम करती थी, वही पुलिस आम जनता की शिकायतें सुनने लगी। तो कानून व्यवस्था की रक्षा सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सारे उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए। कानपुर जिसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते थे, कबाड़ ऑफ द ईस्ट बन गया वो। सारे उद्योग खत्म हो गए वहां पर, सारे उद्योग चले गए वहां से। क्योंकि कौन वसूली देगा? मेरे सामने की घटना है। मैंने पूछा एक आदमी से, भाई ये पैसा आप क्यों देते हैं? तो उसने कहा हफ्ता वसूली है, हमें देना है अगर हमें अपना यहाँ काम धंधा चलाना है। तो नहीं चलाएंगे तो या तो मार दिए जाएंगे, हमारा उद्योग बंद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें देना ही देना है। ये हफ्ता वसूली है। इसका मैं साक्षी हूँ, इसका मैं गवाह हूँ, सुनी सुनाई बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ था ही नहीं। अपराध, आपराधिक राज था, आपराधिक राजधानी और अपराध तंत्र का साम्राज्य था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद अपराधी
गले में तख्ती डालकर टहलने लगे कि भाई मैं अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया है, मुझे पकड़ लो। देखा होगा आप लोगों ने, वीडियो देखे होंगे, समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर ऐसे लोगों की खबरें भी छपी थी कि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया, मुझे पकड़ लो। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जब तक समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जब तक लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। आपकी सुरक्षा तो, अपराध से आपकी रक्षा तो प्राथमिक दायित्व है, और अपराध को नियंत्रित करना सिविल सेवाओं का पहला कर्तव्य है। और इसीलिए मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है, पुलिस के पास जो पावर है, वो आपके लिए सबसे आकर्षक बनती है। डीएमएसपी बनने के लिए क्यों लालायित रहते हैं? डीएमएसपी बनने के लिए क्यों लालायित रहते हैं? इसीलिए लालायित रहते हैं क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में है, अपराध को नियंत्रित करने की, क्राइम को कंट्रोल करने की पावर उन्हीं के पास है। इसलिए ऐसे पदों पर बनने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, सीबीआई है, एनआईए है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी है, इन सब में ऐसे अधिकारी तैनात होते हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा अनुभव है, कानून व्यवस्था में जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा अनुभव है, ऐसे लोगों की यहाँ उच्च पदों पर भी तैनाती होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सिविल सेवाओं का सबसे बड़ा रोल है डेवलपमेंट के बाद। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, विकास और कानून व्यवस्था के बाद वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा रोल है। हमने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। संविधान में कल्याणकारी राज्य के बारे में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। कल्याणकारी राज्य के विषय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी व्यापक वर्णन किया गया है, और उन सब में जो उल्लेख किया गया है, उसी के आधार पर सरकारें प्रभावी तरीके से नीतियों का निर्माण करती हैं, जिससे कि लोगों का कल्याण किया जा सके। जैसे मनरेगा है, लोगों के लिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए है, मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, हेल्थ के लिए है, आयुष्मान भारत है। तो तरह तरह की योजनाएं सरकार चलाती है। सरकार योजनाएं इसलिए चलाती है जिससे लोगों का कल्याण हो। इसके अलावा जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे उनका उत्थान हो सके, उनके कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। इसलिए पूरे समाज में एक कल्याणकारी शासन की स्थापना करने में, एक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करने में सिविल सेवाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा प्रबंधक के रूप में हमारे यहाँ आपदाएं बहुत सारी आती हैं। आपदाएं बहुत सारी आती हैं। अभी देखो कितनी भीषण आपदाएं पहाड़ों पर आई और कितनी तबाही हुई, कितना नुकसान हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में। आपदाएं तो प्राकृतिक हैं, कुछ मैन मेड भी होती हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन पर तो हमारा वश नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले हम ऐसा प्रबंध कर सकते हैं जिससे नुकसान कम हो, यानी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है, और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। सभी प्रकार की आपदाओं, सभी प्रकार की आपदाओं से रक्षा की जिम्मेदारी सिविल सेवाओं की है। आपदा आने से पहले जैसे चक्रवात वगैरह का तो पूर्वानुमान लग जाता है, साइक्लोन वगैरह का, जिनका पूर्वानुमान लग जाता है, उसके आधार पर लोगों को पहले से ही विस्थापित कर लिया जाता है। अब साइक्लोन वगैरह से धन जनहानि हमारे यहाँ न के बराबर होती है, क्योंकि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत मजबूत करते हैं। जिन आपदाओं का हम समझ रहते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जब तबाही आ जाती है तो राहत और बचाव कार्य चलाए जाते हैं, और राहत और बचाव कार्यों के माध्यम से लोगों को बचाया जाता है। और जब राहत और बचाव कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो जो लोग उजड़ चुके हैं, जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है, उनका पुनर्वास एक अपने आप में बड़ी समस्या है। उनका भौतिक रूप से पुनर्वास, आर्थिक रूप से पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्वास, टूट चुके होते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, परिवार के सदस्यों को खो चुके होते हैं। तो ऐसी दशा में इस तरीके की जो समस्याएं हैं, सिविल सेवाओं के सामने जन्म तो लेती ही हैं, और सिविल सेवाओं को इन सारी समस्याओं का, इन सारी चुनौतियों का समाधान करना ही होता है। तो आपदा प्रबंधक के रूप में सिविल सेवाएं अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करती हैं। लोकतंत्र को सजीव बनाए रखने में, जीवंत बनाए रखने में, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी लोगों की भागीदारी पर आधारित है। लोगों की भागीदारी तभी होगी जब निष्पक्ष निर्वाचन होगा। तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कौन कराता है? लोक सेवाएं। जिले का जिलाधिकारी ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, और वही निर्वाचन संबंधी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है, वही निर्वाचन संबंधी समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। तो सारी की सारी जो प्रभावी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, निर्वाचनों को बेहतर तरीके से संपन्न कराने में, या फिर लोगों की भागीदारी, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था है, तो जन भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इन सब कार्यों में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रभावी भूमिका है। इसके माध्यम से लोकतंत्र को सजीव बनाए रखा जाता है। सभ्यता का आधार स्तंभ है हमारी सिविल सेवाएं।
सभ्यता का आधार स्तंभ है हमारी सिविल सेवाएं। सभ्यता के आधार स्तंभ का आशय क्या है यहां पर? सभ्यता के आधार स्तंभ का आशय है कि हमारी सभ्यता उतनी ही समृद्ध होगी जितनी सिविल सेवाओं की भूमिका समृद्ध होगी। हमारी सभ्यता का विकास सिविल सेवाओं के विकास पर निर्भर करता है। अगर सिविल सेवाएं समृद्ध हैं तो हमारी सभ्यता भी समृद्ध होगी। सिविल सेवाएं समृद्ध हैं तो हमारी सभ्यता समृद्ध होगी। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये हुआ कि भाई अच्छी सड़कें, सिविल सेवाएं करप्ट नहीं होंगी, ईमानदारी से काम करेंगी, पैसा ठीक से खर्च करेंगी, तभी तो अच्छी सड़कें बनेंगी। अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छी बसें, अच्छी ट्रेनें, यही सब तो है विकास, यही सब तो सभ्यता का आधार है हमारे लिए। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे मकान, आजीविका के अच्छे साधन, यही तो सभ्यता का आधार है। तो इन सारी चीजों की उपलब्धता हमारे लिए उतनी ही बेहतर होगी जितनी सिविल सेवाओं की भूमिका बेहतर होगी। अगर सिविल सेवाओं की भूमिका अच्छी नहीं होगी तो इन सारी चीजों की व्यवस्था हमारे लिए अच्छी हो सकेगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसीलिए डूनहम का एक स्टेटमेंट है, डूनहम का स्टेटमेंट है, यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो यह सिविल सेवाओं या जो लोक प्रशासन है, सरकारी प्रशासन है, क्योंकि वही सिविल सेवाओं का भाग है, की असफलता का परिणाम होगी। वह सिविल सेवाओं की असफलता का परिणाम होगी। पहले थी असफलताएं, जब आप घर से चलते थे तो डग्गा मार बस मिलती थी, सड़कें गड्ढेदार, बसें डग्गा मार। नतीजा यह है कि जब आप बसों में चलते थे तो कपालभाति होती चलती थी। इतनी कपालभाति के बाद बस से उतरोगे तो अनुलोम विलोम अपने आप होगा। अंग प्रत्यंग दर्द करता था, पेन किलर खाए बिना फिर नींद नहीं आती थी। लेकिन अब अच्छी सड़कें हैं, गड्ढेदार नहीं है, अब अच्छी बसें हैं, डग्गा मार नहीं है, तो आपकी यात्रा में समय भी बचता है और आपके शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो सभ्यता के क्रम में सरकारों ने भूमिका निभाई, सिविल सेवाओं ने भूमिका निभाई, और जब सिविल सेवाओं ने भूमिका निभाई तो सभ्यता के विकास क्रम में हम आगे बढ़ सके। तो ये सिविल सेवाओं की भूमिका है मोटे तौर पर। मोटे तौर पर हम लोग सिविल सेवाओं की भूमिका को इन रूपों में समझ सकते हैं। अब सिविल सेवाएं इन भूमिकाओं का निर्वाह तो करती हैं, लेकिन इन भूमिकाओं के निर्वाह करने में उन्हें चैलेंजेस भी कम नहीं है। सिविल सेवाओं के सामने चुनौतियां भी बहुत आती हैं। क्या चुनौतियां हैं सिविल सेवाओं के सामने? भ्रष्टाचार का राक्षस सुरसा की तरीके से इसने अपना मुंह खोल रखा है, और जैसे जैसे हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं ये अपना आकार बढ़ाता जाता है। तो भ्रष्टाचार का राक्षस सुरसा के मुख की तरीके से हो चुका। सुरसा नाम सुना है ना? सुरसा नाम राक्षसी का सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसको हनुमान जी ने परास्त किया था श्रीलंका जाते समय, समुद्र लांघते समय। तो जैसे जैसे हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते थे वैसे सुरसा अपनी मुंह का आकार बढ़ा लेती थी। तो भ्रष्टाचार वैसा ही है। जैसे जैसे हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए थोड़े थोड़े कदम उठाए, ज्यादा तो उठाए नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत कदम उठाए, भ्रष्टाचार नए नए रूपों में जन्म लेने लगा। कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ, खत्म नहीं कर पाए भ्रष्टाचार को। अभी देखो आसाम से एक वो लड़की पकड़ी गई, सिविल सर्वेंट थी, वहां की 6 साल की नौकरी थी। 6 साल की नौकरी में 92 लाख रुपए कैश उसके घर से बरामद किया, छापे मार करके। 2 करोड़ का सोना घर से बरामद हुआ। 2 करोड़ 92 लाख 6 साल में। ये तो सोना और कैश था, बाकी और जो प्रॉपर्टीज थी, संपत्तियां थी, वो तो फिर हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। हमने कहा कौन इतनी लिस्ट पढ़े, अपना दिमाग खराब करे। ये तो ऐसे मगरमच्छ हैं जो पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मगरमच्छ हैं जो पकड़े नहीं जा रहे हैं। उनकी साठगांठ इतनी बेहतर है। साठगांठ किससे बेहतर है? अपराधी नेता के मध्य भ्रष्ट गठजोड़। कोई हमारी बात तो है नहीं, एन वोहरा रिपोर्ट ने कही है ये बात, मैं तो कह नहीं रहा हूं। इसमें जज भी शामिल है, इसमें जज और पत्रकार भी शामिल है, क्योंकि वो हमारे विषय नहीं इसलिए उनको लिख नहीं रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्ट गठजोड़ में जज और पत्रकार भी शामिल है, हाईकोर्ट के जज भी शामिल है। तो इन सब के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है, और इस भ्रष्ट गठजोड़ के कारण सिविल सेवाओं की भूमिका कमजोर होती है, धूमिल होती है। कभी कभी ऐसे पुलिस वाले होते हैं जिनसे आप अपनी शिकायत करो तो वो दूसरे पक्ष से पैसा ले लेते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। ऐसी शिकायतें अक्सर उत्पन्न होती हैं। करप्शन है। अपराधियों के खिलाफ तो आप शिकायत कर ही नहीं सकते, उनके खिलाफ शिकायत करोगे तो फिर जान से जाओगे। तो समस्या यहां गंभीर है। जब उत्तर प्रदेश में एक बड़े अपराधी को मारा गया, जो प्रयागराज का था, अतीक अहमद, बाद में जांच पड़ताल में पता चला कि सीबीआई के अधिकारी तक उसके लिए काम करते थे। इतना बड़ा गठजोड़ था उसका, इतना बड़ा नेक्सस था उसका। और एक दूसरा अपराधी था मुख्तार अंसारी, उसके तो दूसरे राज्यों से भी नेक्सस थे, क्योंकि इंटरनेशनल अपराधी थे ये सब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करते थे ये सब। तो तस्करी का नेटवर्क इनका इंटरनेशनल था, केवल देश में नहीं था। और ये इंटरनेशनल नेक्सस इसलिए था क्योंकि अधिकारियों का संरक्षण था, पुलिस अधिकारियों का, मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, सबका संरक्षण था। शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी थे, जिस समय उनको नौकरी से उनको निकाला गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। उनका कसूर यह था कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। एसटीएफ के, यूपी एसटीएफ के इंचार्ज थे, बनारस वाली रेंज के। तो मुख्तार अंसारी अंतर्राष्ट्रीय माफिया तो था ही, तो उसको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने बॉस को बताया। उनके बॉस ने कहा मत करो, मुख्यमंत्री नाराज हो जाएगा।
उन्होंने कहा बॉस मुख्यमंत्री की सेवा थोड़ी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, अपराधी है, पकड़ के जेल में बंद करना पड़ेगा। वो बॉस भी बदमाश था, उसने मुख्यमंत्री को बता दिया। मुख्यमंत्री ने उनको तुरंत उनके ऊपर उल्टे एसटीएफ के मुखिया पर एफआईआर दर्ज कर दी, 1 दर्जन फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी, नौकरी छोड़नी पड़ी, बेचारे सड़क पर आ गए। ईमानदारी की सजा। ये उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्रियों का शासन रहा है, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे करप्ट और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्रियों का शासन प्रदेश में रहा है, जिन्होंने ईमानदार अधिकारियों को इस तरीके की सजा दी। शैलेंद्र सिंह उसके जीते जागते प्रमाण है। अगर उन्होंने अपने बॉस की बात और मुख्यमंत्री की बात मान ली होती तो वो भी ठाट से नौकरी कर रहे होते, लेकिन उन पे तो देशभक्ति का जज्बा सवार था, उन पे तो जनसेवा का भूत सवार था। मुख्यमंत्री के आदेश से फर्जी एफआईआर लिखी गई एक डिप्टी एसपी के खिलाफ। ऐसे भ्रष्ट, और वो मुख्यमंत्री देश का रक्षा मंत्री भी बना था एक समय में, वो ऐसा मुख्यमंत्री था। ऐसे ऐसे करप्ट लोग, ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे ऐसे नैतिक पतित लोग, ऐसे ऐसे चरित्रहीन लोग, ऐसे ऐसे अपराधी किस्म के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जनता इनको चुन के भेज देती है। और ये अपराधियों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के साथ मिलकर नेक्सस बना लेते हैं और काम करते हैं। ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हमें। ब्रिटिशकालीन कानून, एवं कार्य संस्कृति, पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इन सब बातों की, कि ब्रिटिशकालीन कानून था और ब्रिटिशकालीन कानून के अधीन ही वर्तमान प्रशासनिक संरचना बनाई जाती है। आज भी पुलिस कानून 1861 का है, 21वीं शताब्दी में। बड़ी मुश्किल से 3 ब्रिटिशकालीन बड़े कानून अभी खत्म किए गए। हालांकि इसके अलावा 1500 छोटे छोटे अंग्रेजी काल के कानून, अभी लगभग 1700 अंग्रेजी काल के कानून अभी खत्म किए गए हैं कुछ समय पहले। लेकिन इस क्रम को हमें जारी रखना होगा, इस पर विराम नहीं लगाना होगा, इसे जारी रखना होगा। ब्रिटिशकालीन कानून खत्म होंगे, तब इसके बाद एक नए वर्क कल्चर का उदय होगा। और वो वर्क कल्चर कैसा होगा? पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित होगा, यानी गोपनीयता आधारित कार्य संस्कृति। एवं पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव, सुरक्षा के कार्यों में अपराधियों की धरपकड़ में कुछ सीमा तक गोपनीयता समझ में आती है, लेकिन शिक्षा के काम में, स्वास्थ्य के काम में, सड़क निर्माण के काम में, पुल निर्माण के काम में, हाईवे के निर्माण के काम में, इन सब कार्यों में गोपनीयता का क्या मतलब है? कल्याण के कार्यों में गोपनीयता रहती है। 100 करोड़ का घोटाला कर दिया था वो रिंकू है ना, जो अभी एक उत्तर प्रदेश से एक आईएएस अधिकारी का वाकया पेपर में काफी एग्जाम्पल, काफी पब्लिक हुआ, आपने देखा होगा। वो कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा था। वो बेसिकली पहले उत्तर प्रदेश का पीसीएस अधिकारी था, समाज कल्याण अधिकारी था, और लगभग 100 करोड़ का घोटाला उसने समाज कल्याण विभाग में पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि बड़े अधिकारियों ने, राजनेताओं ने मिलकर उसको गोली मरवा दी, क्योंकि सब फंस रहे थे। उसको गोली मरवा दी गई, इतनी गोली मारी गई कि वो जिंदा ना बचे। लेकिन बचाने वाला तो ऊपर वाला है, वो बच गया, जिंदा बच गया। उसके चेहरे पर गोली लगी, जबड़ा टेढ़ा हो गया। आप देखोगे उसकी, रिंकू की फोटो देखोगे तो उसका जबड़ा टेढ़ा है। कान के कनपट्टी के पास से गोली गई, लेकिन सर में लगने की बजाय बगल से निकल गई, बच गया। वही है ना ऊपर वाला, जिसकी जिंदगी बख्शता है, बचाता है। हाथ पैर में गोली लगी, पेट में गोली लगी, मतलब पर्पस था कि किसी भी सूरत में ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी, बचाना था, बच गया। फिर वो परमानेंट डिसेबल में आ गया, वो लड़का परमानेंट डिसेबल में आ गया, क्योंकि सब चेहरे वगैरह से एकदम विकृत हो गए, टेढ़े हो गए। ऑपरेशन वगैरह किया गया, सर्जरी वगैरह से काफी कुछ तक ठीक हुआ, सालों ट्रीटमेंट चला। फिर उसने आईएएस का एग्जाम देना शुरू किया, यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी बन गया वो। अब जिन लोगों ने गोली मारी थी उसकी खबर लेनी चाहिए, उसकी खबर लेनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। तो अब वो यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी। तो अब जो समाज कल्याण के कार्य हैं, उन समाज के कल्याण के कार्यों में गोपनीयता की क्या जरूरत है? हमको पता होना चाहिए ना, समाज कल्याण विभाग के पास कितना बजट आया, कितना लोगों के लिए देने के लिए बजट आया, और उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका सीधे ऑडिट हो अकाउंट का। लेकिन यहां भी गोपनीयता है, और यहां भी गोपनीयता है, इसलिए खूब घोटाला होता है समाज कल्याण विभाग में, खूब लूट मची है। तो वो सिर्फ और सिर्फ गोपनीयता आधारित कार्य संस्कृति के कारण है। चेंज करना पड़ेगा इसे। राजनीतिक हस्तक्षेप, सिविल सेवाएं राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार है। अभी हमने आपको बताया कि वो जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह, उनको मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से, मुख्यमंत्री के कहने पर फर्जी फर्जी मुकदमे लिख दिए गए उनके ऊपर, उनको नौकरी से हटना पड़ा, नौकरी से निकाल दिए गए। अभी उनको न्याय मिला है, उनके ऊपर से सारे मुकदमे हटे हैं, सारे मुकदमे वापस लिए गए हैं। जो न्यायालय की प्रक्रिया थी, न्यायालय की प्रक्रिया से वापस हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे हैं 15-20 सालों के बाद। लेकिन 15 सालों का जो उसका उस अधिकारी का कार्यकाल था, उस अधिकारी का कार्यकाल 15-20 सालों में कहाँ परवान चढ़ता? 20 सालों के लगभग कहाँ परवान चढ़ता? ऊंचे ऊंचे पदों पर रहता, एफिशिएंट अधिकारी था, अपराधियों की नाक में दम कर देता। लेकिन उसे तो नौकरी से बाहर कर दिया गया, फर्जी मुकदमे भर दिए गए, फर्जी मुकदमे लड़ने लगा, खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि रोजगार मिला था, छिन गया। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिविल सेवाओं में बहुत ज्यादा है, विशेषकर
जो सीधे प्रशासनिक पदों पर लोग बैठे हैं, डीएम, एसपी, एसडीएम, डिप्टी एसपी, ऐसे पदों पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये अक्सर दिखता है, ट्रांसफर में दिखता है, पोस्टिंग में दिखता है, मौखिक आदेशों में दिखता है, इत्यादि। बहुत सारे राज्यों में तो ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग की तरीके से चलता है। अभी एक उत्तर प्रदेश में जो अभी डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, जून का महीना, मई जून के महीने में ट्रांसफर होते हैं सरकारी अधिकारियों के बड़ी मात्रा में, जिनके जिनके ट्रांसफर ड्यू होते हैं, क्योंकि हर जगह ट्रांसफर की अपनी एक पॉलिसी है, उसके अनुसार ट्रांसफर ड्यू होते हैं। तो मई जून का महीना इसलिए चुना जाता है क्योंकि स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, इसलिए अगर अधिकारी ट्रांसफर होते हैं तो उनकी फैमिली भी ट्रांसफर होती है, तो छुट्टियों में बच्चे भी अगर इधर से उधर जाएंगे तो उनका लॉस नहीं होता, पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। इसलिए पहले से ही ये नीति बनी हुई है कि भाई इसी महीने में ट्रांसफर हो जाए, जो भी होना है। तो अभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ, आपको वास्तविक घटना बता रहे हैं। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ तो अब उसमें बड़े बड़े गेम चलने लगे। कुछ लोग ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग मनचाही जगह ट्रांसफर पाने के लिए कोशिश करने लगे। अब कैसे होगा? तो पैसा, रिश्वत पहुंचानी पड़ेगी। जो आईएएस अधिकारी हैं वही निर्णय लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का सचिव होता है, वही सारे मामले डील करता है। तो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी को पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए। हो सकता है वो रिश्वत कहीं और भी पहुंचाता हो। ये बात मुख्यमंत्री जी को पता चली, योगी जी को पता चली कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर के नाम पर ऐसा चल रहा है। कुछ लोगों का ट्रांसफर हो भी गया था, तो योगी जी ने एक आदेश पारित करके सारे ट्रांसफर को रद्द कर दिया, सारे ट्रांसफर को रद्द कर दिया और पूरे 1 साल के लिए सबका ट्रांसफर रोक दिया कि जो जहां है वहीं रहेगा। अब जिन जिन लोगों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए या मनचाहे जगह ट्रांसफर पाने के लिए, किसी ने 10 लाख, किसी ने कुछ ऐसे रिश्वत दे रखी थी लोगों ने 10, 15, 20, वो सारी रिश्वत बेकार हो गई, पानी की तरह बह गई। सारी की सारी रिश्वत देना बेकार हो गया। लेकिन अब कहें किससे? ये दर्द बयां किससे करें कि रिश्वत दे दी थी ट्रांसफर रुकवाने के लिए। योगी जी को किसी ने बताया, योगी जी तक बात पहुंची, उन्होंने एक आदेश से सबके आशाओं पर पानी फेर दिया। सारे आईएएस अधिकारियों के, सारे राजनेताओं के, उन सारे लोगों के लिए जो इस रिश्वत के खेल में शामिल थे, जो इस रिश्वत के खेल में शामिल थे, सबकी आशाओं पर एक आदेश से पानी फिर गया। तो राज्यों में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब एक उद्योग की तरीके से चलते हैं, कमाई का जरिया बन गए हैं बड़े अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए। भाई हम कह देंगे तो हो जाएगा जैसा भी होना है। लोगों ने अवैध कमाई का जरिया बना रखा है। लेकिन इस तरीके से इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए एक आदमी के ईमानदार होने से सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन काफी कुछ परिवर्तित तो हो सकता है। वो कोशिशें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम को ईमानदार बनाना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को ईमानदार बनाना पड़ेगा। तो राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। सिविल सेवाओं में नैतिकता का पतन, पूजा खेड़कर का मामला नैतिकता का पतन का मामला है। फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया तो ये करप्शन तो नहीं है, लेकिन ये नैतिकता का पतन है, क्राइम तो है ही ना, अपराध तो है ही। और ऐसे ही पूजा खेड़कर का मामला तो हाईलाइट हो गया क्योंकि उसने तांडव बो दिया नौकरी पाने के बाद। लेकिन ऐसे ही सैकड़ों मामले कार्मिक मंत्रालय के अधीन इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत चल रहे हैं, जहां ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं, जहां ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जिन सैकड़ों मामले में इस तरीके की जांच अभी भी चल रही है। अब अगर ये लोग सिविल सेवाओं में आ रहे हैं तो सिविल सेवाओं में इनसे किस ईमानदारी की और किस सत्यनिष्ठा की उम्मीद की जाएगी? नहीं की जा सकती। तो इसलिए नैतिकता में पतन के लिए जो भर्ती प्रणाली है, यह भर्ती प्रणाली का दोष है। यूपीएससी की कमजोरी है, ये यूपीएससी की कमी है, ये यूपीएससी की कमी है। यूपीएससी को भर्ती प्रणाली में चेंज करना होगा, और जब भर्ती प्रणाली में चेंज होगा तभी नैतिकता के पतन को हम रोक पाएंगे। तो भर्ती प्रणाली में चेंज करने की जरूरत है। फिलहाल अभी कोई चेंज होने नहीं जा रहा, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हम यह जांच पड़ताल कर सकें कि कुछ आधारों पर हम ग्राउंड बना सकें, कुछ तमाम चीज़ें हम आधार निर्मित कर सकें, जिसके आधार पर हम यह तय कर सकें कि जो नैतिकता वाले लोग हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, सत्यनिष्ठा वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश सिविल सेवाओं में किया जा सके। सेवा शर्तों में विशेषकर जो सेवा शर्तें, विशेषकर राज्य सेवाओं के संबंध में सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दे रहते हैं सिविल सेवाओं में। जैसे एक पद होता है बीडीओ, जानते हो ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारे यहाँ गांव को मिलाकर के जो ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक विकास की धुरी है, और उसका मुखिया, विकास का मुखिया बीडीओ होता है, पीसीएस का पद होता है, भरा जाता है। लेकिन वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। मैंने इसमें ईडी जोड़ दिया है।
वो ब्लॉक्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका खुद का विकास बेचारे का रुका हुआ है, क्योंकि प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है उसके पास, उसके खुद का विकास रुका हुआ है, तो कहां से ब्लॉक का विकास करेगा वो। शुरू शुरू में तो नौकरी मिलती है, ताजा ताजा पीसीएस बना होता है बच्चा, तो 1-2 साल तो बड़ा अच्छा लगता है कि पीसीएस बन गए, कार मिल गई, भाई विकास के कार्यों की निगरानी वगैरह करनी है तो बिना कार और ड्राइवर के संभव नहीं है, कार मिल गई, ड्राइवर मिल गया, आवास भी मिल गया, सब हो गया, बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन 2-3 साल के बाद जब वो सिलेक्शन का नशा उतरता है कि पीसीएस बन गए, और जब अपने कैरियर पर निगाह डालते हैं तो बड़ी निराशा होती है, क्योंकि कैरियर डेवलपमेंट के अवसर ही नहीं है। जीवन भर 2 प्रमोशन मिलना है मैक्सिमम, बीडीओ से डीडीओ, डीडीओ से सीडीओ, बस यही जिंदगी है। सीडीओ पे जिंदगी खत्म हो जानी है। सीडीओ का पद सबको मिलता नहीं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर वो सबको मिलता नहीं। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का पद सबको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसमें आधे पद आईएएस अपने पास रख लेते हैं, आधे पद प्रमोटी को मिलते हैं, इसलिए वहां सबको मिल नहीं पाता, वो पद सबको मिल नहीं पाता। तो अगर लेट एज में सिलेक्शन हुआ, अर्ली एज में सिलेक्शन हो गया तो सीडीओ तक बेचारे पहुंच जाते हैं, और अगर लेट एज में सिलेक्शन हुआ तो डीडीओ से ही रिटायर हो जाते हैं, जिंदगी भर एक प्रमोशन मिलता है। तो जिसका खुद का कैरियर ब्लॉक है, जिसके खुद के विकास की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो देश गांव समाज का विकास क्या करेगा। तो जो सेवा शर्तें हैं, इसी तरीके से स्टेट सर्विसेज में सेवा शर्तें बड़ी डिलेड हैं, प्रमोशन बहुत डिले होता है कहीं कहीं पर। जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज के लोगों की जो सेवा शर्तें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है कहीं कहीं पर। एजुकेशन सर्विस के सेवा शर्तों के जो अच्छे हैं वो कहीं कहीं बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से सेवा शर्तों पर काम करना होगा स्टेट को, राज्य की सरकारों को अपने यहाँ सेवाओं की सेवा शर्तों पर काम करना होगा, वरना फिर मनोबल गिरता है, उत्साह कम होता है, और जब मनोबल कम होता है, उत्साह कम होता है, तो फिर काम कैसे अच्छा होगा। तो इन सारी बातों पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं जो विगत वर्षों में, और इसके अलावा नौकरशाही के दोष, जिसको हम लोग ब्यूरोपैथोलॉजी कहते हैं, जैसे लाल फीताशाही, मनमानापन, विलंबकारिता इत्यादि, ये सब। सरकारी विभाग में आपकी फाइल है, अधिकारी कुंडी मार के बैठा है, निर्णय ले ही नहीं रहा है, मनमाने तरीके से काम कर रहा है, अनावश्यक देरी कर रहा है, गांधी बाबा के दर्शन करना चाहता है। सारे अधिकारी गांधी जी के पीछे फोटो लगाए रहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जहां बैठते हैं कुर्सी पर अपने पीछे गांधी जी को चिपकाए रहते हैं, गांधी जी चिपके रहते हैं। अपने लिए नहीं लगाते, बाद में मुझे ये बोध हुआ, ये ज्ञान हुआ, अपने लिए नहीं लगाते। अपने लिए लगाना होगा तो गांधी जी को सामने लगाना होगा, वो आपके लिए लगाते हैं कि आओ गांधी जी के दर्शन करो, मेरे पीछे लगे हुए हैं, गांधी जी के दर्शन करो, मुझे भी दर्शन कराओ। तरह तरह की नोटें होती हैं, उनमें गांधी जी छपते हैं, तो मुझे आओ दर्शन करो, मुझे भी दर्शन कराओ, तो मैं काम करूंगा। तो गांधी जी ने कार्य संस्कृति बिगाड़ रखी है, पूरा वर्क कल्चर बिगाड़ रखा है, इसलिए गांधी जी को पीछे से तो हटा देना चाहिए, या तो आगे लगाओ या बाहर कर दो, क्योंकि ये वर्क कल्चर नहीं चलेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ये वर्क कल्चर बना रखा है, इसलिए इसे दूर करने की जरूरत है। लाल फीताशाही, लाल फीता कहते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे न्यायालय वगैरह में देखा होगा आपने, ज्यादातर अब तो चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं, फाइलें लाल कपड़ों में लपेट के रखी जाती हैं। तो सरकारी विभागों में ये शुरू से परंपरा है कि फाइलें लाल कपड़े में लपेट कर रखी जाती हैं, लाल फीते से बांध दी जाती हैं। तो लाल फीताशाही का मतलब हो गया, रेड टेपिज्म कहते हैं इंग्लिश में, रेड टेपिज्म कहते हैं। लाल फीताशाही का मतलब हो गया उस लाल फीते से बधी हुई फाइल पर शाही, शाही मतलब शासन करने लगना, शासन करने का मतलब है अपनी मर्जी चलाना, मनमानापन करने लगना, नियमों की अनदेखी करने लगना। तो इस बुराई को लाल फीताशाही कहते हैं। इससे मनमानापन भी जन्म लेता है, इससे विलंब भी जन्म लेता है, दुर्व्यवहार भी जन्म लेता है, तरह तरह की बुराइयां जन्म लेती हैं। इनको नौकरशाही के दोष कहते हैं, ब्यूरोपैथोलॉजी कहते हैं। तो इन नौकरशाही के दोषों ने सिविल सेवाओं के सामने भूमिका निभाने में चुनौतियां उत्पन्न की हैं, क्योंकि इसका दुष्परिणाम क्या है? इसका दुष्परिणाम यह है कि जन सहभागिता नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं मिलता नौकरशाही को काम करने में। पुलिस को लोगों का सहयोग नहीं मिलता। कोई अपराध हो गया, पुलिस वाले आए, वही बोलो किसने देखा? हर आदमी ने कहा किसी ने नहीं देखा। क्यों? कौन पुलिस के साथ बवाल मोल ले? क्योंकि पुलिस वाले सबसे ज्यादा तंग फिर उसी को करने लगते हैं, जो राष्ट्र सेवा जन सेवा करने के नाम पर जो आगे आ जाता है कि हाँ हमने देखा, फिर वो तंग होता है, फिर वो परेशान होता है। तो आदमी कहता है भाई हमने नहीं देखा, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर, थे हमारा मुंह उधर था, जब हो गया तब हमारा मुंह इधर आया। कुछ भी आदमी बचता है, सहयोग नहीं करता, न कानून व्यवस्था के कार्यों में, न अपराध के नियंत्रण के कार्यों में, न विकास के कार्यों में। क्यों? इसी ब्यूरोपैथोलॉजी के कारण। और जब सहयोग नहीं करेगा तो विकास नहीं होगा, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं बनेगी। जन सहभागिता का अभाव। कानून व्यवस्था अच्छा चलाने के लिए पुलिस को लोगों का सहयोग चाहिए, विकास कार्यों को बेहतर संपादित करने के लिए विकास अधिकारियों को लोगों का सहयोग चाहिए। बिना जन सहयोग के सिविल सेवाएं अपनी प्रभावी तरीके से भूमिका नहीं निभा सकती। इसलिए सिविल सेवाओं का सहयोग जरूरी, जनता का सहयोग सिविल सेवाओं के लिए जरूरी है। लेकिन ये चैलेंजेस हैं जो सिविल सेवाओं के सामने आते हैं।
तो अब उपाय भी किया जा सकता है इसमें। इन सारी चीज़ों का एक एक तरीके से उपाय लिख सकते हो। लिखो, उपाय लिखो, बोल के लिखा देता हूँ, पॉइंट में लिखते चलो। उपाय लिखो सिविल सेवाओं की चुनौतियों को दूर करने का। पहला पॉइंट लिखो, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कार्य किया जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कार्य किया जाए। जीरो टॉलरेंस मतलब कुछ भी न सहना, पहले भी लिख चुके हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त किया जाए। ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त किया जाए जिससे पारदर्शिता और गोपनीयता पर आधारित, पारदर्शिता, गोपनीयता और नैतिकता पर आधारित, पारदर्शिता, गोपनीयता और नैतिकता पर आधारित एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया जा सके। एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया जा सके। अगला पॉइंट लिखो, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए। राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। टीएसआर सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं, और भी मामले छोटे मोटे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है इस मामले में कि राजनेताओं को अपने अधिकार लिखित देने चाहिए। अगर मौखिक अधिकार दिए गए हैं, मौखिक आदेश दिए गए हैं, तो अधिकारी उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में उनका पालन नहीं होता। अगला पॉइंट लिखो, भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किए जाए। भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किए जाए जिससे सिविल सेवाओं में नैतिक लोगों का प्रवेश हो और प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवाएं प्रासंगिक बनी रहें। प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवाएं प्रासंगिक बनी रहें। जैसे संथानम कमेटी ने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ये सब ऐसे विचार नहीं है जो सिविल सेवाओं में आते ही सिखाए जा सकें, पहले से लोगों में होते हैं। उन लोगों को प्रवेश देने पर सोचना होगा। अगला लिखो, सेवा शर्तों में निरंतर सुधार किए जाने चाहिए। सेवा शर्तों में निरंतर सुधार किए जाने चाहिए। राज्य सेवाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सेवाओं के लिए, राज्य सेवाओं के लिए इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला लिखो, कठोर प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। कठोर प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए जिससे नौकरशाही के दोषों का निराकरण किया जा सके। जिससे नौकरशाही के दोषों का निराकरण किया जा सके, दूर किए जा सके। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोगों में जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। लोगों में जागरूकता विकसित की जानी चाहिए और ऐसे शासन और प्रशासन संबंधी सुधार किए जाने चाहिए। ऐसे शासन और प्रशासन संबंधी सुधार किए जाने चाहिए जिससे लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, जिससे लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सिविल सेवाओं में सुनिश्चित की जा सके, या शासन प्रशासन में सुनिश्चित की जा सके। लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, तो उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी गवर्नेंस लिख सकते हो। जिससे जिससे सामुदायिक पुलिसिंग, सामुदायिक शासन ना, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग, सामुदायिक शासन आदि का विकास हो सके। इसका मतलब है कि लोगों के साथ मिलकर पुलिस काम करेगी, तो उसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। न्यूयॉर्क में जन्मा है ये कॉन्सेप्ट पहली बार, और अमेरिका में, यानी और अमेरिका में कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ भी पुलिस प्रयोग करती है कम्युनिटी पुलिसिंग का। भारत में 2009 में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, 9 में। तो तब से जो बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, सूरत है, अहमदाबाद है इत्यादि, जो बड़े शहर हैं, वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग को काफ़ी हद तक लागू करने की कोशिश की गई है। यानी जो पुलिस है वहाँ लोगों से मिलजुल करके काम करती है और व्यवहार करती है। तो इसका अच्छा असर दिखा है कम्युनिटी पुलिसिंग का, लेकिन वो इफेक्टिव मॉडल नहीं है कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारे देश में, जो होना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशकालीन कानून मौजूद है, लिखा है हम लोगों ने कि समाप्त करना चाहिए। पुलिस कानून 1861 का है, तो एग्जैक्टली नहीं वर्क कर पाता फिर, इसीलिए। तो ये हो गया सिविल सेवाओं की भूमिका।
तो लोक सेवाओं में सिविल सेवाओं की, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे उनको दूर करना है, इन सारी बातों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अब जो कुछ मुद्दे हैं, हमने बताया था जब सिलेबस समझा था, तो इस यूनिट में, यूनिट का नाम तो है सिविल सेवाओं की भूमिका, लेकिन सिविल सेवाओं की भूमिका से रिलेटेड कुछ इशूज़ भी हैं, मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों पर क्वेश्चन आते हैं, नए नए कदम हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी है, पढ़ेंगे हम लोग, पार्श्विक प्रवेश है, लैटरल एंट्री है, काफ़ी विवादों में रहा है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो दो बार इस पर पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि विवादित हो गई है अवधारणा कुछ विवाद उठा करके। तो इस तरीके के इश्यूज के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला इशू है, सबसे पहला जो मुद्दा है, वो है सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण। आर्टिकल याद है किसी बच्चे को? हम लोगों ने जब लोक सेवाएं पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 14 है ना, आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323, तो आर्टिकल 311 था, याद होगा आपको, हमें पता है कि आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, याद रखते हैं, आपसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देता है। तो सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण हमने पढ़ा था, क्या संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, इससे रिलेटेड विवाद हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने कहा था गवर्नेंस में पढ़ेंगे सिविल सेवाओं की भूमिका, तो विवादों की चर्चा वहां करेंगे। तो समय आ गया है, विवाद की चर्चा करेंगे। क्या है प्रोटेक्शन? दो संरक्षण दिया गया है सिविल सेवकों को, क्योंकि आर्टिकल 310 कहता है, पढ़ा है हम लोगों ने संविधान में, 310 कहता है कि जो अखिल भारतीय सेवा है और जो केंद्रीय सेवा है, उसके पदाधिकारी यानी सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, और जो राज्य सेवा के पदाधिकारी हैं वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा पर्यंत, जब तक उनकी इच्छा बनी रहे। उनकी इस उम्र में कोई इच्छा होती नहीं है, तो उनकी इच्छा का मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इच्छा, यानी मंत्रिपरिषद की इच्छा, क्योंकि वो नाम मात्र के प्रधान है, इसलिए वे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सिविल सेवाओं के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर सिविल सेवाओं को पद से हटा दिया जाए सरकार बदलने पर, तो सिविल सेवाओं का मनोबल तो गिर जाएगा, सिविल सेवाओं का मोराल तो डाउन हो जाएगा। इसलिए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया, सरदार पटेल का इसमें बड़ा योगदान था, इसलिए उन्हें भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो इसलिए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हमें सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देना चाहिए, जिससे सत्ता बदलने पर, सरकारें बदलने पर सिविल सेवाओं का पद तो बना रहे, उनकी नौकरी ना कोई लेने पाए, उनके कार्यकाल को संरक्षण मिलता रहे। अन्यथा पता चला सिविल सेवक ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, पता चला उसको नौकरी से बाहर कर दिया, मंत्री की बात नहीं मानी, नौकरी से बाहर कर दिया, ये तो बड़ा विषम परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थितियां जन्म ना लें जिससे सिविल सेवक को ये आभास रहे, ये विश्वास रहे सिविल सेवकों को कि नौकरी मिल गई, अगर ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी सरकार आ जाए, भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार आ जाए, उनकी सेवा काल को कोई खतरा नहीं रहेगा, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं रहेगा, पद आते जाते रहेंगे। कभी डीएम से हटा के संस्कृति विभाग में तैनात कर दिया, कभी पर्यटन विभाग में तैनात कर दिया, कभी किसी कृषि विभाग में तैनात कर दिया, वो बात अलग है, नौकरी बनी रहेगी। अगर ये विश्वास है उन्हें, तो सिविल सेवाओं का मनोबल भी बना रहेगा और सिविल सेवाएं निष्पक्ष तरीके से काम करती रहेंगी। और अगर ये विश्वास सिविल सेवाओं को नहीं मिलेगा, तो सिविल सेवाएं राजनीतिक दल की पिछलग्गू बन जाएंगी, सिविल सेवाएं राजनेताओं की सेवा करने लगेंगी, देश की सेवा करने के बजाय, लोगों की सेवा करने के बजाय, और हमारी सिविल सेवाएं निष्पक्ष सिविल सेवाएं नहीं रह जाएंगी, तटस्थ सिविल सेवाएं नहीं रह जाएंगी। इसलिए सिविल सेवाओं में निष्पक्षता बनी रहे, सिविल सेवाओं का मनोबल बना रहे, इसके लिए सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण देना जरूरी समझा गया। दो संरक्षण दिए गए, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, इसको लिखा था, चर्चा आज कर रहे हैं। पहला संरक्षण दिया गया कि किसी सिविल सेवक को जिस पदाधिकारी ने नियुक्त किया है, केवल उसी पदाधिकारी के द्वारा पद मुक्त किया जाएगा, यानी पद से हटाया जाएगा, या पदावनत, डिमोशन, यानी ऊपर से नीचे के पद में भेजा जाएगा। पदावनत, पदावनत मतलब डीएम को एसडीएम बना देना, एसडीएम को तहसीलदार बना देना। पदोन्नति होता है ऊपर के पद में भेजना, पदावनत होता है, डिमोशन होता है नीचे के पद में भेजना। तो नीचे के पद में भेजना पनिशमेंट है, सजा है, दंड है। तो आर्टिकल 311 कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को जिस पदाधिकारी ने नियुक्त किया है, केवल वही पद से हटा सकता है और वही उसे पदावनत कर सकता है, वही उसे नीचे के पद में भेज सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक बात, जैसे आईएएस आईपीएस इन सबको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, राष्ट्रपति उन्हें पदावनत कर सकता है। जो पीसीएस होते हैं, पीसीएस को भी राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राज्यपाल ही उन्हें पद से हटा सकता है या पदावनत कर सकता है। बाकी कुछ कर्मचारी होते हैं जिन्हें विभाग के सचिव नियुक्त करता है, तो सचिव ही पद से हटा सकता है या उन्हें पदावनत कर सकता है। तो ऐसे नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के द्वारा ही ये कार्य किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, दूसरी शर्त रखी गई कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, अगर कोई एक्शन लिया जाना है, तो कोई भी कार्रवाई करने से पहले जांच कराई जाएगी, जांच होगी, और जांच में उस सिविल सेवक को अपनी बात रखने का युक्त अवसर दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जितनी अपॉर्चुनिटी देना, जितना अवसर अपनी बात कहने के लिए देना मामले और उसकी परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी है, उतना अवसर दिए बिना
उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन दोनों बातों का असर यह हुआ कि हमने सिविल सेवाओं की तटस्थता और निष्पक्षता सुनिश्चित की कि हमारी सिविल सेवाएं निष्पक्ष रहेंगी, राजनीतिक झुकाव से बची रहेंगी, पक्षपात से बची रहेंगी, निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करेंगी। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होनी है तो बिना इन शर्तों को पूरा किए होगा नहीं। और शर्तें तो दो लाइनें हैं, लेकिन इनका व्यवहार में पालन बड़ा जटिल है। अगर किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करनी है तो फिर वो एक लंबी प्रक्रिया है, सालों लगता है विभागों से फाइल गुजरने में। राज्य का लोक सेवा आयोग, राज्य के विभाग, राज्य का कार्मिक विभाग, राज्य का सतर्कता विभाग, केंद्र के कार्मिक विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र का कार्मिक मंत्रालय, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इतने विभागों से फाइलें गुजरती हैं, इतनी संस्थाओं से फाइलें गुजरती हैं, और हर जगह इन्वेस्टिगेशन में वो अपने अपने तरीके से समय लेते हैं, तो सालों लग जाता है। लेकिन उसका परिणाम यह है कि किसी भी सिविल सेवक को गलत तरीके से पद से हटाया नहीं जा सकता। संविधान उसके साथ खड़ा है, और अगर कहीं किसी लेवल पर कोई भी गड़बड़ी हुई तो उच्चतम न्यायालय है, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है कि संविधान में ये बात लिखी गई, हमारे साथ पूरा नहीं हुआ। तो सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण मिल जाता है। लेकिन एक और तो सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण मिलता है, दूसरी ओर चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। चुनौतियां इसलिए खड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये हर सिविल सेवक को संरक्षण देता है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। सारी जांच ऐसे ही चरणों से होकर गुजरती है। नतीजा यह है, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच लंबी खिंच जाती है, कई वर्ष तक चलने लगती है, क्योंकि किसी विभाग में फाइल लटकी पड़ी है, लटकी है, कहीं कोई समय सीमा तो है नहीं। एक विभाग से जब तक दूसरी जगह नहीं जाएगी तब तक दूसरी जगह जांच नहीं शुरू होगी, तो वर्षों फाइलें लटकी पड़ी रहती हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो इसने भ्रष्टाचार के मामलों में भी कार्यवाही को जटिल बना दिया, कठिन बना दिया। इसलिए जब संथानम कमेटी बनाई गई, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, तो ऐसे सुधार संबंधी आयोगों ने यह सिफारिश की कि आर्टिकल 311 को समाप्त कर दिया जाए। बस यहीं से यह विवादों में आ गया। आर्टिकल 311 को समाप्त करने की रिकमेंडेशन दे दी और आर्टिकल 311 विवादों में घिर गया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि खत्म किया जाए या ना किया जाए। सरदार पटेल तो इसके कठोर पक्षधर थे कि इसको बनाए रहना चाहिए, क्योंकि ये सिविल सेवाओं को निष्पक्ष बनाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करता है, पक्षपात रहित बनाता है, सिविल सेवाओं का मनोबल बनाए रखता है, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन अब राजनेताओं ने कहा नहीं, इसको हटाना जरूरी है। सुधार संबंधी संस्थाओं ने कह दिया इसको हटाना जरूरी है। तो निष्कर्ष क्या हो, क्या इसे हटा दिया जाए इनकी बात मानते हुए, या इसे बनाए रखा जाए? तो समाधान के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसे हटाना तर्कसंगत नहीं होगा, इसे बनाए रखना ही उचित होगा, क्योंकि सिविल सेवाओं की निष्पक्षता, मनोबल की रक्षा करता है। कोई ईमानदार सिविल सेवक है और उसे लगता है कि मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया है उसका पालन ठीक नहीं है, तो राष्ट्रहित में उसका पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मेरी नौकरी नहीं ले सकते, ये मेरी नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 311 का साथ है मेरे साथ। ज्यादा से ज्यादा हमें पद से हटा देंगे, कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाके नौकरी करेंगे। जैसे अशोक खेम का 28 साल में 55 बार से ज्यादा ट्रांसफर हो गए, रिटायर हो गए, बड़े प्रचलित अधिकारी रहे। संजीव चतुर्वेदी आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत कर चुके हैं विसल ब्लोअर की तरीके से, और उनके मुकदमे की सुनवाई स्वयं हाईकोर्ट में चल रही है, और हाईकोर्ट का कोई जज उनका मुकदमा सुनने के लिए तैयार नहीं है। वर्षों से, 1 दशक हो गए उनका केस पेंडिंग है। जब भी नया जज उनको दिया जाता है वो अपने को अलग कर लेता है मामले से, उनके मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। 15 जज अलग कर चुके हैं अब तक अपने आप को, अब उनके मामले से, संजीव चतुर्वेदी के मामले से। तो बेचारे ईमानदार होने की अजीब सी सजा वो भुगत रहे हैं इस देश में, कि हाईकोर्ट के 15 जज अपने आप को उनके मामले में सुनवाई करने से अलग कर चुके हैं। लेकिन कम से कम ऐसे सिविल सेवकों को ये विश्वास तो है कि नौकरी कोई नहीं ले सकता, ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर दो, जहां करोगे वहां जाएंगे, वहां पर्दाफाश करेंगे, वहां हंगामा मचा के रखेंगे, लेकिन नौकरी कोई नहीं ले सकता हमारी, क्योंकि आर्टिकल 311 हमारे साथ है। इसलिए सिविल सेवाओं में ईमानदार, योग्य, निष्पक्ष, तटस्थ, पक्षपात रहित सिविल सेवकों का आना बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आर्टिकल 311 खत्म होगा, उस दिन ऐसे सिविल सेवकों का बचाव कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा? संविधान तो उनके साथ रहेगा ही नहीं। तब तो उन्हें राजनीतिक मैनिपुलेशन के अधीन काम करना पड़ेगा, उनको अपनी निष्पक्षता बेचनी पड़ेगी, पक्षपात रहित काम करने का जो उन्होंने प्रतिबद्धता प्रकट की है छोड़ना पड़ेगा, वरना नौकरी जा सकती है। तो सिविल सेवाओं का मनोबल कमजोर होगा, इसलिए 311 हटाना नहीं चाहिए। अब नहीं हटाएं तो अगला सवाल ये उठता है कि इन सुधार संबंधी आयोगों ने कहा कि भ्रष्टाचारी सिविल सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई भी जटिल हो जाती है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें? वो आसान है। कैसे आसान है? आर्टिकल 311 ही 3 अपवादों का वर्णन करता है, 3 अपवाद बताता है आर्टिकल 311 कि सिविल सेवकों पर कब अनुच्छेद 311 की शर्तों का पालन करना जरूरी नहीं है, यानी कब बिना जांच कराए उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। 3 अपवाद दिए गए हैं। पहला अपवाद है, अगर किसी सिविल सेवक को किसी न्यायालय ने किसी अपराध करने का दोषी सिद्ध कर दिया है, दोषी मान लिया है, तो फिर ऐसे सिविल सेवक के लिए जांच कराने की जरूरत नहीं है, सीधे नौकरी से निकाल दो। पहली बात। दूसरी बात, अगर यह लिखित रूप से प्रमाणित किया जाए कि जांच कराना उचित नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वो लिख कर प्रमाणित करे कि जांच कराना ठीक नहीं है, जांच कराना उचित नहीं है, जाहिर सी बात है
अगर वो ऐसा लिखेगा कि जांच कराना उचित नहीं है तो बिना जांच कराए अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ मनमानापन तो हो सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय में चैलेंज हो सकता है और न्यायालय में चैलेंज होगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की बदनामी होगी, सिविल सेवाओं के सामने बदनामी होगी। इसलिए व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है कि गलत आधारों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल लिखें कि जांच कराना उचित नहीं है। तीसरी बात, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल ये लिखित रूप से प्रमाणित करें कि राज्य के सुरक्षा के हित में जांच कराना उचित नहीं है, राज्य की सुरक्षा के हित में जांच कराना उचित नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सिविल सेवक हैं वो ऐसे पदों पर रहे हैं काम करने के दौरान कि अगर जांच कराई जाएगी तो जांच कराने के दौरान हमारी जो देश की सुरक्षा की परतें हैं, हमारी जो देश की सुरक्षा का सिस्टम है वो पब्लिक हो सकता है, क्योंकि जांच रिपोर्ट तो पब्लिक होगी, वो पब्लिक हो सकता है और वो देश की सुरक्षा के हित में नहीं होगा। तो इस आधार पर भी किसी सिविल सेवक की जांच कराने से मना किया जा सकता है और उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये तीन ऑप्शन तो संविधान खुद देता है कि इन तीनों का प्रयोग करके और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जब वर्तमान प्रधानमंत्री पद पर आए तो उन्होंने शुरुआत में ये काम किया, एक झटके में कभी आधा दर्जन आईएएस आईपीएस अधिकारियों की नौकरियां खत्म कर दी कि कल से नहीं आना, आज खत्म। फिर एक बार में 300 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया लगभग। फिर एक बार में लगभग 700-750 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें आईएएस आईपीएस केंद्रीय सेवा के अधिकारी शामिल थे, यानी लगभग 1000 लोगों को नौकरी से निकाला गया ऐसे ही बिना जांच कराए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे, आय से अधिक संपत्ति थी। अगर वो न्यायालय जाते तो आय से अधिक संपत्ति का कच्चा चिट्ठा खुल जाता, केस खुल जाता, तो अभी तो नौकरी गई है। फिर अगर न्यायालय जाते तो जेल जाते, तो इसलिए वो सब न्यायालय नहीं गए क्योंकि भ्रष्ट थे, उनको पता था कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को पहचान करके उन्हें एक झटके में नौकरी से निकाला जा सकता है बिना जांच कराए। आर्टिकल 311 ये साफ अधिकार देता है सरकार को, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए बजाय ये सोचने के कि आर्टिकल 311 खत्म किया जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, सिविल सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में जब कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत होती है। हम कानून में संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करने के लिए जो जांच प्रक्रिया आदि है उसमें हम समय सीमाएं निश्चित कर सकते हैं और उन समय सीमाओं को निश्चित करने के बाद हम भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में तेजी ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। 311 हटाना विकल्प नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 311 को संविधान में बनाए रखना उचित है, क्योंकि ये सिविल सेवाओं को तटस्थ बनाए रखता है, निष्पक्ष बनाए रखता है। तो आपके मन में सवाल होगा, तो ये जो सुधार वाले लोग हैं, क्या इनको ये बात समझ में नहीं आती? इन्होंने क्यों हटाने की सिफारिश कर दी? अब वो कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे देश में एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ राजनेताओं ने निष्पक्ष सिविल सेवाओं के बजाय प्रतिबद्ध सिविल सेवाओं की मांग शुरू कर दी कि सिविल सेवाएं राजनेताओं के प्रति प्रतिबद्ध हों, ऐसी मांग शुरू कर दी। तो जब ऐसे राजनेता सुधार संबंधी समितियों के चेयरमैन बनते हैं, जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली थे, कर्नाटक की राजनीति से आते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर कोई कर्नाटक की राजनीति के बारे में समझ रखता है तो वो आसानी से समझ रख सकता है कि वीरप्पा मोइली किस किस्म के व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक चरित्र अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय रहा है कि ऐसे लोग सुधार संबंधी आयोग के अध्यक्ष बनते रहे हैं। जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बनाया था, तो मोरारजी देसाई को उसका अध्यक्ष बनाया, लेकिन मोरारजी देसाई की आयोग गठन करने के 15-20 दिन के बाद डेथ हो गई। फिर इंदिरा गांधी जी सत्ता में आ गई, तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच प्रधानमंत्री पद की लड़ाई हो गई कांग्रेस में, तो मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष से उन्हें हटा दिया गया और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनाया गया वो बेहद भ्रष्ट किस्म का आदमी था, के हनुमंतैया। वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला आदमी था, मंत्री भी रहा है के हनुमंतैया, कई कई पदों को उसने संभाला है, भारत का रेलवे मंत्री भी रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, कैबिनेट मंत्री रहा है, लेकिन वो भ्रष्ट नेता था, भ्रष्ट मंत्री था। वीरप्पा मोइली, के हनुमंतैया, ये लोग हमारे प्रशासनिक सुधारों के अध्यक्ष रहे हैं और ये लोग महाभ्रष्ट नेता रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी अच्छी बातें कहेंगे? इनका राजनीतिक लाभ सर्वोपरि होगा प्रशासनिक सुधारों में, ये चिंता का विषय है। लेकिन अब क्या करें, सरकारों ने जब आयोग बनाया तो ऐसे ही लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, कुछ कर नहीं सकते हम और आप। तो अब इस बात को लिख भी नहीं सकते ना, इसको तो लिख भी नहीं सकते, लेकिन हकीकत यही है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। वो क्या भ्रष्टाचार कंट्रोल कर पाएंगे? वो क्या भ्रष्टाचार कंट्रोल करने पर अपनी राय देंगे, जो खुद महाभ्रष्ट थे? तो हमारे देश में समस्या ये है, जो बीमार है उसी को इलाज करने का अधिकार दे दिया गया डॉक्टर के बजाय। बीमार क्या इलाज करेगा? भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार दूर करने के क्या रास्ते बताएगा? वो तो चाहेगा कि हमारा साम्राज्य बना रहे। तो निष्कर्ष हम लोग यही लिखेंगे कि 311 बने रहना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। लिखो, आर्टिकल 311 के बारे में लिखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को लिखो, आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को निम्नलिखित 2 संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित 2 संरक्षण प्रदान करता है। पहला लिखो, किसी सिविल सेवक को नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी के द्वारा ही, किसी सिविल सेवक को नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी के द्वारा ही पदमुक्त या पदावनत किया जाएगा। किसी सिविल सेवक को नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी के द्वारा ही, प्राधिकारी के द्वारा ही पदमुक्त या पदावनत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कार्रवाई एक्शन, किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कार्रवाई एक्शन करने से पहले, कार्रवाई करने से पहले जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी
और जांच में उसे सुनवाई का युक्त युक्त अवसर दिया जाएगा। और जांच में उसे सुनवाई का युक्त युक्त अवसर दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, युक्त युक्त अवसर दिया जाएगा। अब लिखो विवाद। क्या विवाद उठा है इसको लेकर के? विवाद लिखो। लिखो यह अनुच्छेद इसलिए विवादों में आया क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे संस्थाओं ने सुधार संबंधी संस्थाओं ने इसे समाप्त करने की सिफारिश की। इसे समाप्त करने की सिफारिश की। उनका तर्क था कि यह सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई को अत्यंत जटिल और विलंबकारी बनाता है। सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई को अत्यंत जटिल और विलंबकारी बनाता है, इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। पैरा चेंज करके लिखो, किंतु उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि यह अनुच्छेद सिविल सेवाओं के मनोबल उनकी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थता की रक्षा करता है। इसलिए यह सिविल सेवाओं में ईमानदारी को संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 311 को सम्मिलित किया। और सिविल सेवकों को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि एक निष्पक्ष और तटस्थ सिविल सेवाएं ही राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। पैरा चेंज करके लिखो, यदि भ्रष्टाचार अब लिखो, अच्छा निष्कर्ष लिखो, समाधान लिखो या निष्कर्ष लिखो, ये तो विवाद हो गया। अब निष्कर्ष लिखो। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के लिए अनुच्छेद 311 स्वयं 3 अपवादों का वर्णन करता है। अर्थात निम्नलिखित अवसरों पर बिना जांच कराए सिविल सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। डैश करके लिखो पहला पॉइंट, जब न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध किया हो। दूसरा पॉइंट, जब जांच कराना राज्य की सुरक्षा के हित में ना हो। अगला पॉइंट, जब लिखित रूप में यह प्रमाणित किया जाए कि जांच कराना उचित या तर्कसंगत नहीं है। तो तर्कों के आधार पर किया जाएगा, न्यायालय में चैलेंज हो सकता है। पैरा चेंज करके लिखें, इस प्रकार इन अपवादों का सहारा लिया जा सकता है या इन अपवादों का प्रयोग किया जा सकता है। और
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, कमा प्रक्रियात्मक सुधार किए जा सकते हैं, प्रक्रियात्मक सुधार किए जा सकते हैं, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकता है, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही संवैधानिक संरक्षण को भी बनाए रखा जा सकता है, यानी अनुच्छेद 311 को भी बनाए रखा जा सकता है, और इसके साथ ही संवैधानिक संरक्षण को भी बनाए रखा जा सकता है। तो ये हो गया। फिलहाल सिर्फ अनुच्छेद 311 को खत्म करने के पक्ष में हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिविल सेवाओं का मनोबल खत्म हो जाएगा, इससे मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए बने रहना चाहिए। तो ये हो गया सिविल सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण, पहला मुद्दा है। फिर अभी तटस्थता इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तटस्थता, फिर अनामता, फिर सिविल सेवा सक्रियतावाद, ऐसे कई सारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो कल संडे है, एंजॉय कीजिए। और 2 दिन का लेक्चर और बचा है, मंडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे हम लोगों का गवर्नेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट ट्यूसडे कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्यूसडे यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। ऑन है, क्वेरी है तो पूछ लो। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।